नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी जो है वो करता रहा है। और मिशन अलाइड का ये पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 से जो है हम डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। आपको पता है हिमाचल जीके जो है वो हर एक एग्जाम में पूछी जाएगी। पेपर 1 में ये 15 क्वेश्चन 30 नंबर के पूछे जाएंगे और अलाइड सर्विसेज में 60 नंबर की पूछी जाएगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं यहाँ पर एज पर 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज हाईएस्ट मेल वर्क पार्टिसिपेशन रेट। तो बोलते हैं कि 2011 की जनगणना हुई थी, उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो पुरुष कार्य भागीदारी दर थी वो सबसे ज़्यादा थी। अगर हम बात करें कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो था वो ये मेल वर्क पार्टिसिपेशन जो था वो सबसे ज़्यादा थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऊना डिस्ट्रिक्ट जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। पूरा डाटा जानते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार क्या था। देखो, अगर हम बात करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज मेल वर्क पार्टिसिपेशन जो 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में रही वो किस तरह से रही, तो सबसे पहले नंबर पर रहता है ऊना। ऊना जो है ये हाईएस्ट मेल वर्क पार्टिसिपेशन थी। कितनी परसेंट थी यहाँ की मेल वर्क पार्टिसिपेशन? वो थी 65.76%। 65.76% थी। और सबसे लास्ट में अगर कोई जिला रहा तो वो कौन सा रहा? आप विश्वास नहीं करेंगे, वो हमीरपुर जिला था, जिसका लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। हमीरपुर जो था वो 49.07 के साथ जो था 49.07% के साथ जो था वो 12वें नंबर पर जो था वो आया। ठीक है जी। और पहले नंबर पर ऊना आया और दूसरे नंबर पर कौन सा आया? दूसरे नंबर पर आपने ध्यान रखना है, दूसरे नंबर पर सोलन डिस्ट्रिक्ट आया। इसकी मेल वर्क पार्टिसिपेशन 63.60 जो था वो थी। ये फैक्ट आपका क्लियर हो गया। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि अगर हम बात करते हैं इन केस ऑफ 2001 की जनगणना, तो 2001 की जनगणना के अनुसार जो था वो लाहौल स्पीति में जो था वो सबसे हाईएस्ट मेल वर्क पार्टिसिपेशन थी। लाहौल स्पीति में 2001 की जनगणना के अनुसार जो था वो 68.35 मेल वर्क पार्टिसिपेशन थी, वो भी आप ध्यान रखें। और अगर हम बात करते हैं कि 2001 की जनगणना के अनुसार लोएस्ट कहाँ पर रही, तो कांगड़ा में जो था वो लोएस्ट मेल वर्क पार्टिसिपेशन रही थी। कितनी थी वो? 50.73% थी मेल वर्क पार्टिसिपेशन। तो ये आप सारा डाटा यहाँ से नोट करें 2001 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। ये क्वेश्चन तो हो गया डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल बिल्ट इन सतलुज वैली स्टाइल। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है वो सतलुज वैली स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। हमारे पास हिमाचल में जो है वो जितने भी मंदिर हैं वो अलग अलग आर्किटेक्ट स्टाइल में बने हुए हैं। कुछ पैगोडा स्टाइल में है, कुछ पेंट रूफ स्टाइल में है, कुछ नगाड़ा स्टाइल में है। तो इस तरह से अगर हम देखें कि ये जो सतलुज वैली स्टाइल में इनमें से कौन सा मंदिर जो है वो बना हुआ है, तो इनमें से ये धनेश्वरी देवी माता का जो मंदिर है ना, ये जो है वो सतलुज वैली स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर। अब देखो, धनेश्वरी देवी माता का मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये निथार आउटर सिराज में जो है वो स्थित है। आउटर सिराज निथार में स्थित है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है ये स्थित है। और ये सतलुज वैली स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। हमारे पास ऑप्शंस भी दिए गए हैं और ऑप्शंस में अलग अलग मंदिर दिए गए हैं। एक तो ये राम गोपाल मंदिर दिया गया है, एक ये लक्षणा देवी मंदिर जो है वो दिया गया है। अगर हम बात करते हैं राम गोपाल मंदिर की, तो ये दमताल कांगड़ा में जो है वो स्थित है और ये फ्लैट रूफ्ड स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। फ्लैट रूफ्ड स्टाइल में बना हुआ है राम गोपाल मंदिर, और दमताल कांगड़ा में जो है वो स्थित है। लक्षणा देवी का मंदिर जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो स्थित है। और वो मंदिर जो है वो कौन से स्टाइल में बना हुआ है? तो वो मंदिर जो है वो पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। लक्षणा देवी माता का मंदिर पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट चंबा के भरमौर में जो है वो स्थित है। ये आप ध्यान रखें। और राजा मेरू वर्मन जो हुआ करते थे, उनके कार्यकाल के दौरान जो था वो मंदिर बनवाया गया था। डिस्ट्रिक्ट चंबा के मंदिर यहाँ से रिवाइज कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट चंबा में लक्षणा देवी माता के मंदिर के अलावा जो है वो शक्ति देवी मंदिर है, जिसको छतराड़ी मंदिर भी कहा जाता है, वो भी पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में ही जो है वो नरसिंह टेम्पल भी जो है वो स्थित है, जो कि शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में हरिराय मंदिर है, ये भी शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। और डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो लक्ष्मी नारायण मंदिर भी स्थित है, जो कि शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में ही बना हुआ है। तो डिस्ट्रिक्ट चंबा के ये मंदिर, उनका आर्किटेक्ट स्टाइल, ये ज़रूर आप ध्यान रखें, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। यहाँ पर ढोलरू जो एक फोक सॉन्ग है उसके बारे में स्टेटमेंट्स दी गई हैं। बोलते हैं ढोलरू फोक सॉन्ग इज अ लव बैलेड। और दूसरे में बोलते हैं कि ये एक वेडिंग सॉन्ग है, जो शादियों में गाए जाते हैं गीत, उस तरह का सॉन्ग है। तीसरे में बोलते हैं कि ये एक सीजनल सॉन्ग है, जो सीजन के अकॉर्डिंग जो है वो गाया जाता है। चौथे में बोलते हैं कि ये मॉर्निंग सॉन्ग है, एक
कि शोक के टाइम में ये गाया जाता है। अगर हम बात करें कि किस तरह का ये एक सॉन्ग है, तो ये जो है एक सीजनल सॉन्ग है जो सीज़न के अकॉर्डिंग गाया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अच्छा, ये सीजनल सॉन्ग है, चलो सही बात हो गई कि ये जो है एक सीजनल सॉन्ग है। अब यहाँ से हम हिमाचल के फोक सॉन्ग्स के बारे में जो है वो कुछ क्वेश्चंस जानते हैं। अब हमने ये पढ़ा यहाँ पर कि ढोलरू जो है एक सीजनल सॉन्ग है, तो ये कौन से महीने में जो है वो गाया जाता है। देखो, ढोलरू फोक सॉन्ग जो है ये मुख्य रूप से मार्च अप्रैल के महीने में जो है वो गाया जाता है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में जो है वो मोहना सॉन्ग है, झूरी सॉन्ग है, लम्मण सॉन्ग है, घग्गी सॉन्ग है, ये सारे जो हैं वो फेमस इंपॉर्टेंट सॉन्ग्स जो हैं वो आते हैं। परंतु आपको पता चल गया कि ढोलरू फोक सॉन्ग जो है वो मुख्य रूप से कौन से महीने में जो है वो गाया जाता है। ढोलरू जो है वो किस तरह का सॉन्ग है, एक सीजनल जो है वो फोक सॉन्ग है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और भी जैसे कि हम आगे भी ये क्वेश्चन पढ़ेंगे हम फोक सॉन्ग से रिलेटेड, तो वहाँ पर कुछ और भी कॉन्सेप्ट जो है वो आपके साथ में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है हरि सिंह राजा फोक सॉन्ग इज द बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं कि हरि सिंह राजा ये एक फोक सॉन्ग है, परंतु कौन से डिस्ट्रिक्ट का ये फोक सॉन्ग है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से जो है ये संबंध रखता है। हरि सिंह राजा फोक सॉन्ग जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से जो है वो रिलेट करता है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। देखो, चीज़ें आपने पढ़ी ज़रूर हैं, सारी की सारी चीज़ें पढ़ के रखी हैं, परंतु क्या होता है ना, एग्ज़ाम में ना ये चीज़ें भूल जाती हैं। एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कांगड़ा में होता था, मंडी में होता था, बिलासपुर में होता था कि कुल्लू में होता था। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए प्रैक्टिस ही एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। तो हरि सिंह राजा जो है वो कांगड़ा का एक फोक सॉन्ग है, और हम कांगड़ा के इंपॉर्टेंट फोक सॉन्ग्स के बारे में जो है वो जानते हैं। हम स्टार्ट करते हैं जाना डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के ही बारे में। कांगड़ा के जो इम्पोर्टेंट फोक सॉन्ग हैं उनमें जो है वो कौन कौन से आते हैं। उनमें हरि सिंह राजा आ जाता है, उनमें सूलिया टंगोई गई मेरी जान आता है, उनमें जो है नूरपुर दिए खतरेड़िए एक फोक सॉन्ग है, ये जो है वो आ जाता है। ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के हो गए। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉन्ग हैं अगर कहेंगे तो वो चंबा के जो है वो इंपॉर्टेंट फोक सॉन्ग्स जो हैं वो आ जाते हैं, जैसे कि कुंजू चंचलो हो गया, फुक्कू गद्दन हो गया, राजा गद्दन हो गया, लच्छी सॉन्ग हो गया, सुनहरी गीत हो गया। ये सारे जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा के इंपॉर्टेंट फोक सॉन्ग जो हैं वो आते हैं। डिस्ट्रिक्ट चंबा के अलावा जो है हमने क्या पढ़ा था, कुंजू चंचलो हमने यहाँ पर पढ़ा। कुंजू चंचलो पूछ लेंगे कि किस तरह का सॉन्ग है, तो ये एक लव सॉन्ग के रूप में जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो गाया जाता है। और मोहना भी जो है वो एक सॉन्ग है। मोहना जो है वो सेक्रीफाइस से रिलेटेड एक सॉन्ग है। अपने एक मोहना ने जो था वो अपने भाई के लिए अपनी सेक्रीफाइस जो था वो दे दिया था, और ये बिलासपुर में जो है वो गाया जाता है। गंभरी जो है ये भी इंपॉर्टेंट सॉन्ग है बिलासपुर का। और साथ में ही हम ध्यान रखेंगे यहाँ से कि हार भी जो है वो एक फोक सॉन्ग है। हार जो है वो कहाँ का फोक सॉन्ग है, ये जो है वो सिरमौर का जो है वो एक फोक सॉन्ग है। तो ये सिरमौर का फोक सॉन्ग भी जो है वो आपको पता होना चाहिए। जितने भी फोक सॉन्ग हमने अभी रिवाइज किए उन सभी को जो है वो याद रखें। देखो, वही बात है ना कि पढ़े तो आपने हैं ही, याद रखना ज़रूरी है, और चीज़ों को बार बार रिवाइज करना और उनको याद रख पाना, यही चीज़ें एग्ज़ाम में आपको सक्सेस जो है वो दिलाती हैं। और देखो, पीजीटी के लिए आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं टेस्ट सीरीज़ के थ्रू। पीजीटी में पेपर 1 की टेस्ट सीरीज़ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया। वहाँ से होगा क्या, वहाँ से जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं आपको पता चल जाएगा कि कितनी चीज़ें आप भूले हैं, कितनी आपने याद रख ली हैं। और साथ में ही जो चीज़ें आपको भूल रही हैं बार बार, जो एग्ज़ाम में चीज़ें गलत हो रही हैं, उनको आप इम्प्रूव कर पाएंगे, और एग्ज़ाम में वो चीज़ें होंगी ही नहीं। एक बार एग्ज़ाम में बैठेंगे ना तो गलतियां तो होंगी ही होंगी, परंतु उससे पहले अगर आपने टेस्ट सीरीज बहुत बार प्रैक्टिस की होंगी, अलग अलग टेस्ट सीरीज़ें, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज़ें हैं 12, तो अगर आपने 12 टेस्ट सीरीज़ें प्रैक्टिस की होंगी तो मतलब आप 12 बार जो है वो पेपर में बैठे होंगे। अगर आपने ऑनेस्टली प्रैक्टिस की होंगी तो आप कितना इंप्रूव करेंगे खुद को सोच के देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं हु वॉज द फाउंडर ऑफ सिरमौर रियासती प्रजामंडल। यहाँ पर पूछा गया है कि ये सिरमौर रियासती प्रजामंडल जो था वो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखो, अगर हम बात करते हैं ना कि सिरमौर रियासती प्रजामंडल था, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखो, इसकी स्थापना की गई थी किसके द्वारा, आत्माराम जी के द्वारा, और नागेंद्र राम नाथ भी साथ में थे, और डॉक्टर देवेंद्र सिंह भी जो था वो साथ में थे। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इन सभी हस्तियों के द्वारा जो था वो मिलकर सिरमौर रियासती प्रजामंडल की स्थापना जो था वो की गई थी। पूरी कहानी जानते हैं सिरमौर रियासती प्रजामंडल की। अब देखो, सिरमौर में जो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी ना वो कब हुई थी, 1939 में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। 1939 में ये प्रजामंडल बनता है, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ से कुछ हम इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो जानेंगे कि क्या क्या हुआ था, किस तरह से प्रजामंडल जो था वो बना था। 1939 में जो था ये प्रजामंडल बनाया गया। इसमें मुख्य रूप से बहुत सारी पर्सनैलिटीज थी, जैसे कि चौधरी शेर जंग हो गया, शिवानंद मौल हो गया, देवेंद्र सिंह हो गया, और नागेंद्र रामनाथ हो गया, आत्माराम हो गया, हरीश चंद्र हो गया। ये सारे जो था वो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थी तो जो इस प्रजामंडल को बनाने में जो था वो जुड़ी थी। 1939 में इन्होंने ये प्रजामंडल तो बना दिया, परंतु धीरे धीरे जो समय बीतता गया तो ये प्रजामंडल
प्रजामंडल बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया। इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि इन्होंने राजा और वहाँ के राणा जो थे उनके विरुद्ध आवाज़ उठाना जो था वो स्टार्ट कर दिया। अब राजा तो राजा था, उसको ये बात हजम नहीं हो रही थी कि कोई उसके विरुद्ध जो है वो आवाज़ उठा रहा है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो था वो एक केस उनके ऊपर फाइल कर दिया जो इस प्रजामंडल के साथ जुड़े हुए थे कि इन्होंने राजा का कत्ल करने के लिए साजिश जो है वो रची है, और दूसरा इन्होंने राजा के कत्ल करने के इरादे से जो है उन्होंने राजा के ऊपर पत्थर फेंके हैं। ये केस जो था वो चला दिया गया। अब केस जाता है कोर्ट में। कोर्ट में जब केस जाता है तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे बाद में चलकर, वो जो था वो उस टाइम जज हुआ करते थे। तो उनके पास ये केस जाता है। उन्होंने क्या किया, जितने भी ये आरोपी थे, देवेंद्र सिंह, नागेंद्र रामनाथ, जो भी बाकी लोग थे, उन सभी को जो था वो वहाँ से दोष मुक्त कर दिया। यानी कि उनका दोष जो था वो उन्होंने साबित नहीं हो पाया वहाँ पर, और उनको मुक्त वहाँ से कर दिया गया। अब राजा हो गया यहाँ से नाराज। राजा ने ये केस भेज दिया स्पेशल ट्रिब्यूनल के पास। स्पेशल ट्रिब्यूनल के पास ये केस जाता है तो वहाँ पर उन लोगों को सजा दे दी जाती है, परंतु बाद में चलकर राजा के और परमार साहब के जो है वो कुछ मतभेद हो जाते हैं। बाद में चलकर परमार साहब जो है वो वहाँ से रिज़ाइन भी जो है वो दे देते हैं। परमार साहब रिज़ाइन देते हैं और हिमाचल में जो गतिविधियाँ हो रही थी उनमें अपना पूरा पार्टिसिपेशन जो है वो देते हैं। देखते ही देखते हमें देखने को मिलता है कि जब हिमाचल प्रदेश का गठन होता है तो उसके बाद पहली सरकार जो बनती है वो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी की अध्यक्षता में ही जो है वो बनती है, और डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ही जो है वो हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में चुनकर जो है वो सामने फिर आते हैं। तो इस तरह से ये मुख्यमंत्री बने थे। ये आपने सारा का सारा सिनेरियो जो है वो यहाँ से समझा। ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है हिमाचल प्रदेश का जिसका जो क्लाइमेटिक जोन है वो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल है। अगर हम बात करते हैं ना क्लाइमेटिक जोन्स की, देखो हिमाचल प्रदेश को ना अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स में जो है वो बांटा गया है। अब इनमें से कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका क्लाइमेटिक जोन ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में, तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसका जो क्लाइमेट है वो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल है। तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन ए सही आंसर हो गया। यहाँ पर पांगी ऑप्शन में दिया गया है। पांगी का जो क्लाइमेटिक जोन है वो कैसा है वो आपने ध्यान रखना है कि पांगी का जो क्लाइमेटिक जोन है वो ड्राई टेम्परेट जोन यहाँ का आता है। शिमला के क्लाइमेट जोन की अगर हम बात करते हैं कि शिमला कौन से क्लाइमेटिक जोन में जो है होता है, देखो ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन में जो है ये शिमला आता है, और इसके कुछ भाग आते हैं। कुल्लू की अगर हम बात करते हैं, कुल्लू कौन से पार्ट में जो है होता है, कुल्लू भी जो है वो ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन में ही जो है वो आता है। शिमला और कुल्लू के कुछ भाग जो है वो ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन में जो है वो आते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। और हमीरपुर का आपने जान लिया कि हमीरपुर जो है वो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन में जो है वो आता है। हमीरपुर के अलावा जो है वो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन में जो है वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, इसमें मंडी आ जाता है, नूरपुर जो कांगड़ा का नूरपुर है वो आ जाता है, इसमें नालागढ़ जो कि डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ता है वो जो है वो आ जाता है। तो इस तरह के कुछ छोटे छोटे भाग जो है वो यहाँ पर आते हैं। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पर कोई भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमीरपुर की ना बात पता होनी चाहिए कि एरिया सबसे कम है यहाँ पर लिटरेसी रेट जो है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना। रोड्स की जो डेंसिटी है वो सबसे हाईएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो यहाँ पर है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑर्गेनाइजेशन इज एग्जीक्यूटिंग द कड़छम वांगटू हाइडल प्रोजेक्ट। तो बोलते हैं कि कौन सी एजेंसी ऐसी है जो कड़छम वांगटू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ना इसको एग्जीक्यूट जो है वो करती है। अगर हम बात करते हैं हिमाचल में अलग अलग परियोजनाएं, तो हमने बहुत बार पढ़ा है कि उन परियोजनाओं को जो है वो एग्जीक्यूट कौन करता है। तो ये हम बात कर रहे हैं अभी कड़छम वांगटू परियोजना की। वो कड़छम वांगटू परियोजना की अगर हम बात करते हैं कि इसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी कौन सी है, तो इसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी जो है वो है वैसे तो JSW ग्रुप। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। JSW ग्रुप इसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी है। अब देखो यहाँ से ना पहले तो पता होना चाहिए कोई भी प्रोजेक्ट अगर डिस्कस हो रहा है उसकी कैपेसिटी कितनी है। 1000 मेगावाट का जो है ये प्रोजेक्ट है, ये आपने ध्यान रखना है। आपने दूसरी बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो कौन से रिवर बेसिन पर जो है वो बना हुआ है। तो सतलुज रिवर बेसिन पर जो है ये प्रोजेक्ट जो है वो बना हुआ है। इसकी कंस्ट्रक्शन जो था वो 2005 में जो था वो स्टार्ट हो गई थी। 2011 में इसकी कंस्ट्रक्शन जो था वो कंप्लीट हो गई थी, या फिर इसको ओपनिंग डेट जो है वो इसकी 2011 में हो गई थी। ये आपने ध्यान रखना है। अब आपने ये भी ध्यान रखना है यहाँ पर, ये परियोजना जो है ना वो कौन से जिले में स्थित है, किन्नौर जिले में स्थित है।
किन्नौर जिले में और भी इंपॉर्टेंट परियोजनाएं स्थित हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि खाब पावर प्रोजेक्ट जो है वो किन्नौर में स्थित है। 1020 मेगावाट का जो है ये प्रोजेक्ट है, सतलुज रिवर बेसिन पर ही जो है वो बना हुआ है। जांगी थोपन परियोजना है, सतलुज रिवर बेसिन पर ही बनी हुई है, 960 मेगावाट की, और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में में ही जो है ये स्थित है। एक रुकती परियोजना भी है। रुकती परियोजना जो है वो 1.5 मेगावाट की परियोजना है, और ये भी सतलुज रिवर बेसिन पर बनी हुई है, किन्नौर जिले में ही जो है वो स्थित है। एक सोंगटोंग कड़छम परियोजना भी स्थित है किन्नौर जिले में। ये सोंगटोंग कड़छम परियोजना 450 मेगावाट की, किन्नौर जिले में ही स्थित है, सतलुज रिवर बेसिन के ऊपर ही जो है वो बनी हुई है। क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकते हैं? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैच करने को दे देगा, मैच करिए। ठीक है जी, एक साइड प्रोजेक्ट का नाम होगा और दूसरी साइड प्रोजेक्ट की कैपेसिटी होगी, तो आपको सॉल्व करना होगा वो क्वेश्चन। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन में देखें, बोलते हैं वेयर वॉज द एंशिएंट सीट ऑफ बुशहर स्टेट बिफोर इट वॉज शिफ्टेड टू सराहन एंड रामपुर। तो बोलते हैं कि सराहन और रामपुर को शिफ्ट होने से पहले बुशहर जो एक प्राचीन रियासत है हिमाचल प्रदेश की, उसकी जो सीट हुआ करती थी वो कहाँ पर हुआ करती थी, मतलब कहाँ से राजकाज जो था वो देखा जाता था। अगर हम बात करते हैं बुशहर की, तो हिमाचल प्रदेश की वन ऑफ द ओल्डेस्ट ये एक जो है वो रियासत आ जाती है। तो पहले इसकी राजधानी जो है वो कामरू में हुआ करती थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, कामरू में हुआ करती थी। इस रियासत की स्थापना प्रद्युमन के द्वारा जो था वो की गई थी, और प्रद्युमन के ही 110वें नंबर के वंशज थे जिनका नाम था चतर सिंह। तो राजा चतर सिंह के द्वारा क्या किया गया, कामरू से राजधानी शिफ्ट की गई, और कामरू से राजधानी शिफ्ट करके पहले वो सराहन को जो था वो ले गए थे। कामरू से कहाँ को ले गए, सराहन को जो था वो राजधानी रह गए। फिर कुछ टाइम तक सराहन में जो है वो राजधानी रहती है, अलग अलग राजा जो है वो टाइम टू टाइम आ जाते हैं। उसके बाद राजा राम सिंह जो है वो आते हैं। राजा राम सिंह क्या करते हैं, सराहन से कैपिटल को शिफ्ट कर देते हैं, और सराहन से कैपिटल को शिफ्ट करके जो है वो रामपुर को जो है वो ले जाते हैं। इस तरह से जो है वो कैपिटल जो है वो शिफ्ट होती रही। पहले कामरू थी, कामरू से सराहन आई, सराहन से रामपुर को आई। परंतु क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि बुशहर की जो राजधानी थी वो पहले सराहन और रामपुर में होने से पहले कहाँ पर थी, तो वो आपको ध्यान रखना है। बुशहर के ही राजा केहरी सिंह हैं, इनके बारे में आप रिवाइज करने से नहीं पीछे रह सकते। केहरी सिंह राजा थे जिनको जो था वो छत्रपति की उपाधि जो था वो दी गई थी औरंगजेब के द्वारा। इनको अजानुबाहु भी कहा गया था। और बुशहर के ही राजा हैं शमशेर सिंह, इनका नाम भी नहीं भूला जा सकता, क्योंकि 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो इन्होंने अंग्रेजों का साथ देने से इनकार कर दिया था और अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। तो ये एक लौती हिमाचल की रियासत थी, जो ये रियासत थी बुशहर रियासत, यहाँ के राजा जो थे। इसी रियासत के अंतिम राजा हुए राजा पदम सिंह, वो भी आप नोट करें क्वेश्चन को। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन को आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं वेयर इज रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड। रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की, तो रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, ये जोगिंद्रनगर में जो है वो स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, जोगिंद्रनगर में जो है ये स्थित है। ये आपने ध्यान रखना है। और आपने क्या क्या चीज़ें यहाँ से ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं। एक तो रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो गया, पटवारी, नायब तहसीलदार, इनकी ट्रेनिंग जो है टाइम टू टाइम यहाँ पर होती है। अगर हम बात करते हैं फेयरलॉन्स, ऑप्शन में दिया गया है फेयरलॉन्स, यहाँ पर जो है वो हिप्पा स्थित है, हिमाचल इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पर अगर HAS आप लगते हैं तो आपकी ट्रेनिंग होगी। अच्छी पोस्ट पर जाते हैं, हर बार मैं कहता हूँ, तब भी यहाँ पर ट्रेनिंग करने का मौका जो है वो मिलता है। और एडमिनिस्ट्रेशन से ही रिलेटेड रूल आपको सीखने को मिलेंगे यहाँ पर, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर अगर आप जाते हैं। हिप्पा की स्थापना जो था वो कब की गई थी, क्वेश्चन पूछने वाला ये क्वेश्चन जो है वो बनाएगा। तो क्वेश्चन पूछने वाला जब ये क्वेश्चन पूछेगा कि हिप्पा की स्थापना कब की गई थी, तो आपका आंसर क्या होगा कि 1974 में। 1974 में जो था वो हिप्पा की जो था वो स्थापना की गई थी। एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। साथ में ही आपने ध्यान रखना है कि हिप्पा के अलावा इंपॉर्टेंट पब्लिक इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं। हिप्पा के अलावा हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया। HAS का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का ही एग्जाम देना पड़ता है। तो 1971 में इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। हिमाचल प्रदेश में लोकायुक्त होते हैं, तो लोकायुक्त का जो इंस्टीट्यूशन स्थापित किया गया था वो कब किया गया था, 1983 में जो था वो ये लोकायुक्त विधेयक जो था वो पारित किया गया था। और TVR दत्ताचार्य जो था वो पहले लोकायुक्त हमें देखने को मिलते हैं, हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्त जो है बनते हैं। तो ये क्वेश्चंस यहाँ से ध्यान रखें। बेमलोई ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पर क्या है, बेमलोई में जो है वो पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो स्थित है। वैसे तो वो कुफरी में स्थित है, परंतु कई बार ऑप्शन में जो है बेमलोई दिया जाता है, तो वो भी आपने ध्यान रखना है कि कहाँ पर जो है ये स्थित है। ठीक है जी। और अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं टू विच कैटेगरी ऑफ फीमेल्स
इन लाहौल स्पीति डज इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना अप्लाई। तो बोलते हैं कि लाहौल स्पीति के किस श्रेणी की महिलाओं में ये इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना जो है वो लागू होगी। अभी क्या कहा गया, हमने बजट जब डिस्कस किया था, बजट के 3 पार्ट अभी तक डिस्कस हो चुके हैं। बजट के जो 3 पार्ट डिस्कस हो चुके हैं उनके लिंक आपको मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल पर, वहाँ से आप देख लेना। उनकी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी यूट्यूब चैनल पर, वहाँ से देख लेना। अब बात करते हैं हम इस बजट की कि बजट में हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था कि लाहौल स्पीति की महिलाओं को 1500 रुपया जो है वो दिया जाएगा। उस योजना का नाम क्या था, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना जो था वो उसका नाम था। यहाँ पर पूछा गया कि कौन से वर्ग के ऊपर जो है ये योजना लागू होगी। तो देखिए इस योजना का लाभ लेने के लिए कोई भी स्पेशल वर्ग नहीं रखा गया है। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं रखा गया है कि जिसको जो है ये पैसा किस तरह से दिया जाएगा। जितने भी अनएम्प्लॉयड वुमेन होगी ना उस डिस्ट्रिक्ट की, लाहौल स्पीति की जैसे कि जितने भी होंगी, उन सभी को जो है ये बेनिफिट जो है वो मिल जाएगा। तो ये इस योजना की जो है वो खास बात है। और सरकार ने क्या कहा कि वो जो जितनी भी महिलाएं हैं लाहौल स्पीति की ना उन सभी को मिलेगा। मतलब कोई ऐसा नहीं होगा कास्ट के बेस पर दिया जाएगा, इनकम का कोई क्राइटेरिया होगा, बस आपके पास कोई और पेंशन आपकी ना हो, एक तो ये क्राइटेरिया हो गया। और दूसरी बात है कि आप नौकरी ना करते हो तब आपको ये मिल जाएगा। अनएम्प्लॉयड महिलाओं को ये जो है वो मिल जाएगा। और 1500 रुपया देने की बात की गई है। इस फाइनेंशियल ईयर से जो है ये पैसा मिल जाएगा, ये बात जो है वो कही गई है। तो ये जो था वो चर्चा में आया था, तभी तो हमने इसको डिस्कस किया था। अभी आपको पता चल गया ना कि कोई भी आयु वर्ग की ये महिलाएं स्पेसिफिक रूप से नहीं है, किसको ये मिलेगा, वो सारी बातें पता चल गई। साथ में ही आपने क्या यहाँ से और चीज़ें ध्यान रखनी है। इंदिरा गांधी जी के नाम पर ही एक और योजना का नाम रखा गया है, इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना। इसमें जो है जो टॉप 10 स्टूडेंट होंगे मेरिट में जो आएंगे 10th +2 क्लास में, जो HP बोस के द्वारा रिजल्ट निकाला जाता है उसमें आएंगे, उनको जो है वो 10th +2 के बाद जो कोर्स कोई करते हैं उसमें 18,000 रुपये पर एनुम जो है वो दिया जाता है। एक बात आपने ये ध्यान रखनी है, ये इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना में कि क्या होता है इसमें, क्योंकि पहले भी सिनेरियो देखा गया है कि अगर कोई इस तरह की योजना इस तरह के नाम पर आती है तो वहाँ पर जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। दूसरा, आपने इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो आपने पढ़ा ही है कि IGMC इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जिसको कहते हैं वो कहाँ पर स्थित है, वो जो है वो शिमला में जो है स्थित है। एक इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन योजना भी है। ये किसके लिए चलाई गई है, ये बिलो पॉवर्टी लाइन में जो आते हैं उनके लिए चलाई गई है। इस प्रोग्राम में क्या होता है, इसमें एटलीस्ट 60 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए, BPL फैमिली से बिलोंग करनी चाहिए, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो सरकार यहाँ पर देती है। एक इंदिरा गांधी नेशनल स्पेशली एबल्ड पेंशन भी जो है वो होती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो अगर कोई दिव्यांगजन है, 80% से अधिक डिसेबल है, तो उसको जो है वो यहाँ पर पेंशन जो है वो सरकार देने का वादा करती है कि हम पेंशन जो है वो उसको देंगे। ठीक है जी, तो ये नोट करें। बाकी तो इन्हीं योजनाओं को एक्सपेंड करके हम फिर कभी पढ़ेंगे, परंतु अभी जो मोटे मोटे तौर पर एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है वो हमने जाने यहाँ पर। दूसरा, एलाइड सर्विसेज का एग्जाम देखो कभी भी इसका शेड्यूल भी आ सकता है, तो एलाइड सर्विसेज के लिए भी आपको जो है टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी है, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया। नौकरी मामले में देखो कोताही नहीं बरती जा सकती और प्रैक्टिस करने से आप नहीं चूक सकते, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है एलाइड सर्विसेज के लिए भी। एक आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही खुद को इम्प्रूव करेंगे और उतना ही स्कोर में भी जो है वो इम्प्रूव होगा। तो ऑनेस्टली अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलेगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिए हैं। टेस्ट सीरीज चाहे कोई भी ज्वाइन करना, आप ऐसा करना उसके बाद टेस्ट सीरीज का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। वैसे तो ऑटोमेटिकली आप ग्रुप पर चले जाते हैं टेस्ट सीरीज से परचेज करने के बाद, परंतु अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है आप हमें ईमेल कर देना, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में बोला गया है आलू ग्राउंड इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो बजट की सीरीज में हमने ये पढ़ा था कि आलू ग्राउंड जो है वो कहाँ पर स्थित है, क्योंकि ये चर्चा में आया था। ये मैं हिंट दे देता हूँ आपको कि हेलीपोर्ट को लेकर जो था ये चर्चा में आया था, इसलिए जो था हमने ये डिस्कस किया था। डिटेल में मैंने आपको बताया था कहाँ पर स्थित है। पार्ट 2 में जो था ये डिस्कस हुआ था। अगर आपने पार्ट 2 देख लिया तो आपको कमेंट करके अभी बताना है कि कहाँ पर स्थित है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना। यहाँ पर आपको हर एक इंपॉर्टेंट PDF मिल जाएगी जो एग्जाम में आपकी हेल्प करेगी। हर एक इंपॉर्टेंट जानकारी जो एग्जाम में आपकी हेल्प करेगी वो भी मिल जाएगी। तो ज्वाइन करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।